पार्ट बी, यहाँ पर मैथमेटिक्स सेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे खेल के मैदान में सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैर 36 मीटर की दूरी पर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 15 मीटर और 30 मीटर के दो खंभे, मतलब एक खंभा दूसरे खंभा के जस्ट कितना है, ठीक है, डबल है। ये एक खंभा ले लिए ए और एक और खंभा ले लेते हैं हम लोग बी, हो गया। अब एक है 15 और एक है 30, तो इसका जो देखिए ऊंचे दो खंभे खेल के मैदान में सीधे खड़े हैं, यदि उनके पैर 30 मीटर दूरी पर है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे बोलता है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये शीर्ष है, ठीक है, ये बीच की दूरी हमको चाहिए। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है, या सी और कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना, सी ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये 36 है तो ये भी 36 है, ठीक है। ये 15 हो जाएगा, 30 है, 50%, ये भी 15। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं और इसका बस आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस है इज इक्वल टू बी सी का आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, जैसे कि बी सी का वर्ग और ए सी का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए बी सी यहाँ पर 15 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर ए सी 36 का स्क्वायर करेंगे, बस इतना ही काम है। तो 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 और 36 गुणित 36 करते हैं तो 1296 आता है। कितना आता है? 1296। इसको ऐड कर दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 1521। तो यहाँ पर ए स्क्वायर में है तो इसको रूट ऑफ करेंगे 1521, तो ये 21 का है, इसका आप लोग निकाल सकते हैं 39 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर सी, इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। यहाँ पर देखिए एक वृत्त में ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। जैसे कि त्रिभुज कोण ए बी सी 45 अंश और बी ए सी 80 अंश है। चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोणीय डिग्री कितना होगा, ठीक है। तो एक पहली बात तो वृत्त बनाते हैं और ये बन गया आपका वृत्त, ठीक है। यहाँ पर वृत्त दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है जो कोण भी है 45 अंश है, ठीक है। कितना है? 45 अंश है। और कोण ए जो है 80 अंश है, जो बीच में रहता है उसी का वैल्यू रहता है, सबको पता है ये 80 है। तो जाहिर सी बात है त्रिभुज की तीनों कोणों के 380 अंश होता है, तो कोण सी यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ठीक इसको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बताता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, चाप ए बी, इसको चाप लेंगे, यहाँ से केंद्र ले लेते हैं मान लीजिए, और यहाँ से जो चाप बन रहा है उस पर आंतरिक कोण, मतलब यहाँ का कोण कितना होगा, तो भाई यहाँ का जो कोण होगा यहाँ जो आएगा इसका डबल होगा, है ना। तो इसको एक्स ले लीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की योग कितना होता है 180 अंश। तो ए बी सी देखो, कोण ए है ना, इसको सी ले लो, कोण ए कोण बी ले लेते हैं। तो एक्स प्लस 80 प्लस 45 बराबर 180 है। तो एक से बराबर ये दोनों को जोड़ दीजिए और 180 से घटा दीजिए, तो ए 5 ए 12, 125 आ जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा? 55। अब देखिए जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, कोण वो ले लेते हैं, ये आंतरिक कोण है ना, ये कोण सी का दुगना होता है 2 कोण ए सी बी। ये कोण सी कितना मिला हमको? 55। तो 2 गुना 55 कर दीजिए, तो 55 दूनी 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए और आप बना सको इसको। यहाँ पर लिखा है समान त्रिज्या के दो त्रिभुज एक दूसरे से P1 और P2 पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो वृत्त बनाएंगे, दोनों वृत्त में जरूरी नहीं है कि वो, है ना, यहाँ उभयनिष्ठ है, त्रिज्या मिल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 सर्कल बना लेंगे, ये किए हो गया और एक इस टाइप का सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों वृत्त जो है P1 और P2, यहाँ पर P1 ले लीजिए, यहाँ पर P2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये P1 है और ये P2 है, हो गया। अब ये दोनों के बीच की दूरी को दिया है ये 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? यहाँ पर ये जो बन रहा है ना वो 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और दोनों का त्रिज्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई त्रिज्या है ना, दोनों केंद्र की दूरी कितना है? 48 है। कितना है? 48 है। अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर
ये 48 है, मतलब ये 24 ये हो जाएगा और 24 ये हो जाएगा, और ये 20 है तो 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10। अब आप जो है यहाँ से मान लीजिए ये ए और बी है ना, ए और बी, तो आप इस दूरी को निकाल सकते हैं, तो ये त्रिज्या कहलाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो आप ऐसे ही इसको समझिए, ये ऐसे है, ये ए है, ये P1 है, P1 P2 सेम है समझिए, और ये बी की जगह मान लीजिए यहाँ पर ओ ले लेते हैं, क्या लेते हैं ओ। तो आप देखेंगे कि आप हमको ए पी चाहिए, क्या चाहिए AP1 स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर बी ए ओ का वर्ग है ना, स्क्वायर कर लीजिए, और ठीक है, और आप जो है यहाँ से यहाँ दूरी, मतलब ये वाला दूरी ओ बी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको तो देखिए 48 टोटल था, तो उसका था 24 की स्क्वायर कर दीजिए, और ये 20 था तो उसका 10 कर दीजिए था, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कहने मतलब 24 गुना 24 करेंगे तो 576, और 10 दहम 100, तो ये हो जाएगा 676 होगा, और 676 ये स्क्वायर है ना, तो AP बराबर जब इसको हम लोग रूट ऑफ करेंगे है ना 676 को, तो ये 26 का ठीक है रूट आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ठीक है डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, दो संख्याओं का LCM 2079 है और उनका HCF 27 है। यदि एक संख्या 189 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें बड़ा सिंपल से एक फार्मूला लगता है। ठीक है, हमको पता है जब दो संख्या, यहाँ पर दो संख्या का जो गुणनफल होता है ना, कैसे होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। एक संख्या हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, मान लीजिए 189 है ना, दूसरा संख्या हमको निकालना है, LCM दिया है 2079, HCF दिया है 27, क्या दिया है 27, बी बराबर क्या जाएगा 2079 इंटू 27 डिवाइड बाई 189। ये देखिए 9 का पहाड़ में जा रहा है, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 3 27, फिर 3 एकम 3, 3 7 21, तो हमारे पास क्या जाएगा 2079 डिवाइड बाई 7, तो जाएगा 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा है ना, तो 67, तो 7 निया 63 हो गया, 7 9 63, 4 बजेगा 7 7 49, तो 297 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, रीता और सीता के पास धन का अनुपात 7:15 है और सीता और गीता के पास 7:16 है। यदि रीता के पास 490 रुपये है तो गीता के पास कितने रुपया है? अब हम यहाँ पर देखेंगे, अनुपात में देखते हैं ना, देखिए रीता, ये हो गया रीता, और इसको ले लेते हैं सीता, इसका अनुपात दिया है 7:15 हो गया, और सीता और गीता का अनुपात, सीता और गीता का अनुपात दिया है 7:16। अब देखिए आप अनुपात में आता है ना, तो इसको बराबर करेंगे, मतलब तीनों का अनुपात एक साथ निकालिए, सीता, रीता, सीता और गीता। तो यहाँ पर कैसे होता है इसका शॉर्टकट, इसको पहले गुणा कीजिए तो 7 7 49, फिर अनुपात इस दोनों को 15 7 105 और 1 9 15 गुणा 16 है ना, तो 15 गुणा 16 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 240। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीनों का मिल गया, रीता का कितना मिला हमको 49 100 समझिए ना, सीता का मिला हमको 105 100 और गीता का हमको मिलेगा 240 100 हो गया। अब हमको क्या किसका दिया है यहाँ पर, रीता का, रीता के पास है 490 रुपया, तो ये रीता है 49 वाला है ना, कितना है रीता के पास 49 100 और उसके पास पैसा है 490, तो 49 तो कट जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, तो 100 बराबर आएगा 10, तो बस 10 को यहाँ पर 100 की जगह कर दीजिए गुणा, तो ये हो जाएगा 1050 और इसमें करेंगे तो 2400, क्योंकि यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है ना 2400 है, वही उसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16 आदमी 10 दिनों में काम कर सकते हैं एक काम को, और 40 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो जाहिर सी बात है आदमी ज़्यादा हो गया तो कम ही दिन लगेगा ना। तो यहाँ पर देखिए आदमी है, मेन है, और दिन है, बस इसी में गुणा कर दीजिए, M1 D1 M2 D2, बस इतनी कर दीजिए। तो यहाँ पर 16 आदमी 10 दिन, 16 आदमी 10 दिन, यहाँ पर 40 आदमी आ गया, कितना दिन लगेगा? तो D2 कर दीजिए, 0 0 कटा दीजिए, यहाँ पर 16 है बटे 4 कर दीजिए, 4 चौके, तो D2 बराबर 4, तो यहाँ पर दिन कितना लगेगा 4 दिन, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 107 नंबर में, 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुना थी, है ना। वर्तमान में पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं
ठीक है। मान लीजिए आप जो है यहाँ पर पुत्र की आयु ले लेते हैं x, ठीक है, तो और पिता का ले लेते हैं y, ठीक है। यहाँ तक x वर्ष y वर्ष है। चूँकि यहाँ पर वर्तमान में पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 5 गुनी है। किसमें? वर्तमान में। कंडीशन को समझिए, पिता की आयु है, पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 5 गुना है पुत्र की आयु का। तो इसको तो हम लोग पिता का आयु ले रहे हैं तो 5x हो जाएगा, ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर सबसे शुरू में बोला, देखिए 3 वर्ष पहले पिता, है ना, 3 वर्ष पहले, ठीक है। 3 वर्ष पहले मतलब x - 3 है ना, पहले की बात है, बाद बोलता तब प्लस होता। 3 वर्ष पहले यहाँ पर बोल दिया है, तो 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु x - 3 और पिता की आयु हो जाएगा y - 3। अब यहाँ पर बोला है ये 7 गुनी थी, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का, है ना, 7 गुना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं इसको y, क्या y - 3 है यहाँ पर, और 7 गुना इसका है पुत्र का x - 3। तो यहाँ पर देखिए y - 3, और यहाँ पर देखिए y बराबर समीकरण 1 से 5x है, तो इसको आप लोग 5x लिखिए, है ना। और यहाँ पर 7 का गुणा कर 7 से 7 के 21। अब देखिए 5 को उधर भेजेंगे, 21 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा 21 - 3, और यहाँ पर 5 इधर जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 18, क्या जाएगा 18। यहाँ पर 2x बचेगा, अब ये कट जाएगा, तो x बराबर 9 आए हैं, है ना। तो यहाँ पर x बराबर 9, y बराबर x बराबर 9 हो गया, y बराबर क्या आ जाएगा 5x है यहाँ, तो 5 गुना 9 मतलब 5 9 45। तो यहाँ पर देखिए 45 पिता की आयु और पुत्र की आयु, तो 45 और 9। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है? ये ए में दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का है। ये क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 30 अंश, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये तो फार्मूला है ना, 10वीं में हम लोगों ने पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसमें 30 अंश का कोई यूज नहीं है, उसको डिग्री कितना भी दे उसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1। फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो भी मैं बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर थीटा रखेंगे, यहाँ थीटा रखेंगे, है ना। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए अगर बनाना चाहोगे तो यहाँ पर 30 अंश किया है और कास स्क्वायर थीटा, ये भी 30 अंश हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन 30 का स्क्वायर प्लस कास 30 का स्क्वायर। अब साइन 30 मतलब 1/2, साइन 30 मतलब 1/2, तो 1/2 का वर्ग। और कास थीटा तो ठीक है √3/2, ये क्या होता है? √3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/4, तो 1 धन 3/4, तो 4/4 मतलब 1। तो कहने का मतलब वो थीटा का मान कितना भी हो जाए वो वही रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको बना सकते थे, ठीक है, स्मार्ट तरीके से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना लेट किए। यहाँ पर देखिए 109 नंबर। यदि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लेगा? ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब यहाँ पर देखिए कुल दूरी कुल समय हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर चूँकि ये मीटर में दिया है ना, तो यहाँ पर चल रही गति है ना, तो गति का मतलब चाल, गति यहाँ दिया है ना, गति को ही चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। चूँकि आपके आंसर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 36, और जब किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 5/18 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कटाओ 18 कम 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, किस में बदल गया? मीटर प्रति सेकंड। कुल दूरी देख लेते हैं, है ना, कुल दूरी, ये लंबाई है ना, कुल दूरी है ना, दूरी या इसी को लंबाई भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। 110 है और 132 है। यहाँ पर 110 मीटर 132 मीटर आपको दिख रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 4, ठीक है, और 2 242 मीटर हो गया। अब समय यहाँ पर पूछे तो समय निकाले रहे हम लोग, बहुत आसान है। समय में क्या करेंगे हम लोग? दूरी बटे 4, ये तो सूत्र है ना। तो ये छोटा छोटा फार्मूला है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आप उसको याद करके चलिए। तो यहाँ पर 242, यहाँ 10 है, कटा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 24.2 मीटर सेकेंड, क्या जाएगा? सेकेंड। समय निकाल रहे हैं सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ABC में BAC 90 अंश और AD BC पर लंबवत खींचा गया है। यदि
बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 36 सेंटीमीटर, तो ए डी की लंबाई क्या होगी। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप जो है इसको क्या करेंगे, आप है ना इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, क्या है एक, ये ए बी सी त्रिभुज आपको मिल गया, ठीक है। इसमें जो ए डी है वो बी सी पर लंब है, किस पर लंब है, तो बी सी पर लंब है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी, देखिए ए डी जो है बी सी पर क्या है, लंब है। और यहाँ पर एक चीज़ और बोल रहा है, कोण बी ए सी, यहाँ पर ये भी 90 अंश का है, कितना है, 90 अंश का बोल दिया है ना पहले से ही। और ये देखिए ये भी लंब है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश होगा। तो खैर इसका दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए बी डी 9 सेंटीमीटर और सी डी 36 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें ठीक है फार्मूला होता है, कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाला गया लंब, ठीक है, ज्यामिति के अनुसार उसका क्या गुणधर्म होता है उसका, है ना, ज्यामिति गुणधर्म के हिसाब से। तो ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ए डी का वर्ग मतलब लंब ए का वर्ग बी डी गुणा डी सी, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग रख देते हैं ए डी की स्क्वायर इक्वल टू, बी डी है 9 गुणा 36, बस इतना ही आपको काम करना था। और जब इसको हम लोग रूट ऑफ करेंगे 9 × 36 का, तो 9 का 3 होता है और इसका 6 होता है, तो 6 तिया 18, 18 जो है सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 111 नंबर, यदि a बराबर b के घात x, b बराबर c के घात y एवं c बराबर a के घात z, तो x y z का मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या लिखा है, a बराबर b की घात x, b बराबर c के घात y और c बराबर a की घात z। हमको चाहिए x y z इक्वल टू वाट, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए a बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर b का वैल्यू cy है, तो आप रख सकते हैं a बराबर, यहाँ पर b का मान रख दीजिए, b का मान क्या है, cy है, और यहाँ पर x दिख रहा है, ये हो गया। अब देखिए c का मान क्या दिख रहा है आपको, c बराबर हम लोग लिख रहे a की घात z, मतलब ये जो c है वहाँ पर लिखेंगे c बराबर a की घात z, और पहले से हमारे पास x y है और y x है, तो a की घात x y z। अब देखिए यहाँ पर a की पावर में मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 है, और a की पावर यहाँ पर x y z, अब ये a कट जाएगा, तो x y z बराबर क्या बच जाएगा, 1, क्या बचेगा 1। ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई अंक, इकाई अंक का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इकाई संख्या को ले लीजिए, है ना, 7 गुना 9, दोनों को इकाई 7 और 9 मिल गया, 9 7 63, 3 क्या है इसका, इकाई अंक, क्या है ये, इकाई है, ठीक है। तो इकाई अंक कभी भी पूछता है तो बस लास्ट अंक को गुणा कर दीजिए, हो गया उत्तर। अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यदि x धन 1/x बराबर √2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² गुणा x³ प्लस 1/x³ का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमको ये पता है, पहले एक को निकालेंगे इसका, है ना, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर होता है a स्क्वायर माइनस ठीक है 2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर a बराबर हम लोग क्या दिया है हम लोगों को, √2, क्या दिया है हमको, √2। तो जब यहाँ पर √2 करेंगे, है ना, a का मान √2 तो जब इसको हम लोग रुक जाइए, √2 का स्क्वायर कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2 0। अब देखिए जब यहाँ पर इसका मान 0 आ रहा है और इसके साथ हम लोग गुणा करेंगे, है ना, तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको ये ज्ञात करना था ना, दोनों का गुणनफल, ये ज्ञात करना है। अब चूंकि ये जब 0 हो गया और किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करोगे तो उसका मान क्या होगा, 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखिए, एक बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 5 अधिक है। यदि बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो 5 अधिक है, तो उसकी ऊंचाई तो ऑलरेडी 9 × 5 = 14 हो जाएगा, है ना, ये स्पष्ट हो गया। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अगला यदि बेलन की त्रिज्या दे दी है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र लगा दीजिए आप लोग, πr²h, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई मान लेते हैं h, है ना, h, और जो कि त्रिज्या से कितना है, h जो है त्रिज्या से, मतलब त्रिज्या r से 5 अधिक है। अब माना त्रिज्या r ले लेते हैं, है ना,
अब त्रिज्या 9 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 9 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा 9 + 5 मतलब 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की आयतन, बेलन का आयतन का बस फार्मूला लगा दीजिए। V बराबर क्या होता है πr²h। पाई मतलब 22/7, r का यहाँ पर दे दिया है 9 का स्क्वायर, और ये दे दिया है 14। तो हमको क्या करना है, इसको कटाना है। क्या करना है, कटाना है। तो 22/7 गुणा 9 गुणा 9, और यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा, मतलब ये कट जाएगा, यहाँ 14 था तो 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 44, 22 दूनी और 9 नहीं है 81। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 81 और 44 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपको 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 324। एक बार और 324 डाल दीजिए, है ना। तो यहाँ पर 3 5 6 4 मतलब 3564 आपका वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ है। को कुछ नहीं करना था, बस फार्मूला आप लगाइए, आप आगे बढ़िए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 325 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे से एक अधिक है तो विकर्णों की लंबाई के योग कितना होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की आपस की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, समचतुर्भुज अब कैसे बनाते हैं, देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। समचतुर्भुज ऐसे थोड़ा तिरछा आता है, लेकिन चारों भुजा बराबर आता है। इसकी जो एरिया दिया है ना, एरिया जो दिया है वो क्या होता है, यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। ये हो गया, एक विकर्ण की लंबाई है d1, मान लीजिए d1 को x ले लेते हैं, तो d2 बराबर हो जाएगा, एक अधिक होना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा। अब हमको पता है एरिया बराबर क्या होता है 1/2 d1 × d2। अब ये 325 दिया है, 1/2 कर दीजिए, और ये x है और x + 1 है। अब ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा, और यहाँ पर x 1 + x। ठीक है, अब देखिए 650 को 2 भाग में तोड़ना है हमको। तो तोड़ेंगे तो सिंपल है, इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 650 है तो ये तो 13 × 5 = 65 होता है, दिख रहा है 13 × 5 = 65, यहाँ पर 50 आ गया, 5 दहम 50, और इसको 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गुणनखंड क्या है, रूप में क्या है, 13 है, 2 है और 5 और 5 है, तो 13 दूनी 26, 5 × 5 = 25, 26 और गुणा 25। देखिए 26 25 इसमें बैठ रहा है, इसको तोड़े तो क्या आया, इतना बराबर 26 और गुणा 25, मतलब x + 1, एक ज़्यादा है ना, तो देखिए x से बराबर यहाँ पर आपको 25 मिल जाएगा, x + 1 बराबर 26 मिल जाएगा। आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। अब दोनों की लंबाई, तो यहाँ पर 26 और 25 को जोड़ दीजिए तो 51 आ जाएगा, तो 51 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 116 राम बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, और बिंदु बी से बिंदु ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसकी औसत गति क्या है। देखिए औसत का सीधा सीधा फार्मूला है। सबसे पहले आप तो यहाँ पर देखिए गति का यहाँ पर दे दिया है ए से बी और बी से ए। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए है, ए बी है। जब ये इधर गया तो कितना गति से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और जब वापस आया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक, तो औसत का सूत्र रहता है, औसत गति का मैथ्स में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप लोग कैसे भी करके जो है फार्मूला को बहुत बेस्ट बनाइए। तो यहाँ पर देखिए x से बराबर इसको हम लोग 30 किलोमीटर, इसको y बराबर ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर 2 20 × 30 / 20 धन 30, तो ये हो जाएगा 2 × 20 × 30 और 30 20 50। तो पहली बात तो यहाँ से 0 और 0 को काट देते हैं, लीजिए भाई काट दिया, 5 एकम 5 होंगे 20, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 8 या 24, तो यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत गति हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसका सलूशन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर। एक वस्तु की अंकित मूल्य 160 रुपये है। यदि इसे 136 रुपये में बेचा जाता है तो छूट, अब यहाँ पर देखिए छूट दिख रहा है आपको, छूट में अंकित मूल्य को, जो बेचा गया मूल्य उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो छूट निकल जाएगा हमारे पास, छूट है ना। छूट कैसे निकलेगा,
घटा दो, अंकित मूल्य 160 रुपये था और 136 को घटा देंगे तो ये आपको घट जाएगा, ये हो जाएगा 4 घटाएंगे 10 में तो 80 लेख और ये हो जाएगा 2 24। कितना छूट मिल रहा है यहाँ पर, है ना 24 रुपये की। और उसका देखिए अंकित मूल्य में हम इसको छूट प्रतिशत चाहिए, है ना, छूट प्रतिशत मतलब यहाँ पर छूट बटे अंकित मूल्य, है ना, गुना 100 कर दीजिए बस। तो यहाँ पर छूट 24 है, अंकित मूल्य कितना है 160 है और 100 का गुणा कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। तो ये 0 से ये 0 गया। अब देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 एकम 2 पंचे, तो यहाँ पर 3 गुना 5, 5 तिया 15% का क्या मिलता है इसको डिस्काउंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ आए और निश्चित रूप से आपको समझ आएगा, बस वीडियो को आप स्किप ज़्यादा मत कीजिएगा और निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। 118 नंबर है, ABC की BC की भुजा D तक बढ़ाई गई है। यदि कोण ACD बराबर 102 और कोण ABC बराबर 2 कोण ACB, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बना लीजिए, बना दीजिए, बन गया। ये ABC एक क्या हो गया त्रिभुज है और ABC में इसको D तक बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए, ये D हो गया। अब देखिए बाय एंगल बनेगा ना, और कोण जो है ACD, है ना, ACD 102 अंश है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना बाय एंगल, ये 102 बन रहा है। कितना बन रहा है 102। अब मान लीजिए ये यहाँ पर एक लमसम कंडीशन दे दिया है कि जो कोण ABC है, अब AB कोण B तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग कोण B, है ना, और ये दोनों कोण नहीं पता है BAC, तो हम लोग मान लेते हैं BAC, है ना, माना कोण BAC बराबर x, मतलब कोण इसको लेते हैं x, तो ये उसका दुगना है बोल रहा है, कोण ABC बराबर 2BAC, तो ये हो जाएगा 2 गुना x, मतलब 2x, तो ये 2x हो जाएगा। अब हमको पता है जो बाह्य एंगल है और दो उसके सम्मुख आंतरिक एंगल के बराबर होता है ना, तो मतलब कोण A प्लस कोण यहाँ पर B बराबर हो जाएगा कोण C, कोण C बाह्य एंगल है, तो एक ये x है, ये 2x है और ये 102 है, तो 3x बराबर क्या जाएगा 102, तो यहाँ से x बराबर 102/3, तो 3 तिया 9 3 चौके 12, तो यहाँ पर 34 आ गया, x बराबर 34, है ना, एक कोण मिल गया x बराबर 34, अरे उसका एक डबल है 2x बराबर 2 गुना 34 मतलब 68, ठीक है। तो यहाँ पर कोण जो B बोला है इसी को 2x को पूछा है, 68 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण की एक भुजा का माप 20 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण दूसरे भुजा की लंबाई का अंतर 8 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इसकी अज्ञात भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक समकोण है ना, एक भुजा का माप 20 सेंटीमीटर है और दूसरे जो कर्ण और दूसरे भुजा की लंबाई, सबसे पहले आप बना लीजिए एक जो है समकोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक भुजा जो है 20 दी है, मान लेते हैं इसको ये 20 सेंटीमीटर, और ये B ले लेते हैं, इसको भुजा C लेते हैं, और कर्ण और भुजा दो भुजा, मतलब एक तो हमको मिल गया ये 20 और दूसरा जो है ना कर्ण और अन्य भुजा की लंबाई B बराबर हम लोगों को ले लेते हैं 8, दोनों का अंतर 8 है। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस है ना, गोरस प्रमेय से हमको पता है यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब C का वर्ग बराबर A का वर्ग प्लस B का वर्ग हो जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा। अज्ञात लंबाई हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक कोण निकाल लेंगे हम लोग, C का मान निकाल, अन्य कोण B चाहिए, मतलब कर्ण के अलावा, कर्ण को तो नहीं ज्ञात करना है हमको, B चाहिए, है ना। तो यहाँ पर C का वैल्यू निकालोगे तो C बराबर हो जाएगा 8 धन B, तो C बराबर लिखिए 8 धन B का होल स्क्वायर। अब A का वर्ग मतलब यहाँ पर 20 का वर्ग, कितना का वर्ग 20 का वर्ग प्लस B का वर्ग। अब देखिए इसको थोड़ा प्रसार प्रचार करते हैं, 8 का वर्ग है तो 8 8 64 प्लस 2AB करते हैं तो 2A मतलब 8 दूनी 16B, तो हो जाएगा 16B प्लस B का वर्ग, और इधर हो जाएगा 20 का वर्ग मतलब 400, इधर B का वर्ग। तो देखिए दोनों तरफ B का वर्ग आ गया, AB का वर्ग और AB का वर्ग कट जाएगा, और यहाँ से 16B बराबर यहाँ पर 400 माइनस 64, है ना, तो ये हो जाएगा 336। कितना हो जाएगा 336, इसको घटाएंगे तो 336 आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 336, तो B बराबर आ जाएगा 336/16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आप कटा दो,
16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 बच गया, 16 एकम 16, तो बी बराबर आ जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है आपका, ए में दिया हुआ है। तो बस कैलकुलेशन है, छोटी छोटी फार्मूला है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ्स का, क्योंकि बीसी क्वेश्चन ही आना है। यहाँ पर देखिए 120 नंबर में 15 की घात 30 गुणा 10 की घात 12 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या के अंत में शून्यों की संख्या। अब देखिए शून्य का संख्या चाहिए, तो यहाँ पर प्रश्न में आपका 15 की घात 30 है ना, और यहाँ पर दिया है 10 की घात 12। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर 10 की घात में 12 लगा है ना, 10 की घात में क्या लगा है, 12 लगा है ना। तो इसमें 10 शून्य आपका यहाँ पर 10 का गुणा 12 बार हो रहा है, तो 10 का गुणा 12 बार हो रहा है, इसका मतलब ये क्या आने वाला है, जो शून्यों की संख्या है ना, अंत में कितने बार आएगा, 12 बार। जितने बार उसका घात लगा है उसको है ना 10 बार क्या करेंगे हम लोग, मतलब 10 का 10 गुणा 10 गुणा 10 कितने बार लिखेंगे, 12 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बस आपको इतना ही काम करना है और उसको गिन देना। तो गिनने की क्या जरूरत है जब उसमें ऑलरेडी घात लगा है, तो है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको 12 शून्य मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आया हुआ था मैथ्स का, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बढ़िया था। ठीक है।